पिछले 30 साल से पाकिस्तानी सियासत में एक शख्सियत ऐसी है जो हर हुकूमत और हर ऑपोजिशन का लाजमी हिस्सा रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की और उनकी पेचीदा और ताकतवर सियासी सल्तनत के राज जानने की कोशिश करेंगे। इस तज्जिए की शुरुआत गेम ऑफ थ्रोन्स के उस मशहूर कॉल से करते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की कहानी इस बात की एक जीती जागती मिसाल है कि असल ताकत क्या होती है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, भले ही आपके पास कोई बड़ा सरकारी ओहदा न हो। और यही मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का सबसे बड़ा मुअम्मा है। एक ऐसा मुल्क जहां भुट्टो से लेके इमरान खान तक बड़े बड़े रहनुमाओं को जेल जाना पड़ा, वहां महदूद इंतखाबी कामयाबियों के बावजूद मौलाना किंग मेकर कैसे बने रहते हैं? आखिर ये होता कैसे है? अगर इनके सियासी कैरियर पर नज़र डालें तो ये तजादात से भरा पड़ा है। वो इन्हीं कुव्वतों के साथ इत्तेहाद बनाते हैं जिन पर वो अवामी सतह पर सख्त तनकीद करते हैं। इससे ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असल मौलाना आखिर हैं कौन। तो उनके इस बेपनाह असरो रसूख को समझने के लिए हमें खबरों की सुर्खियों से आगे देखना होगा और उनकी ताकत के असल सरचश्मों तक पहुंचना होगा, जहां उनकी सियासी सल्तनत की बुनियादें रखी हैं। इनकी ताकत का पहला सुरा उनकी सियासी विरासत और उस नज़रियाती मकतबा फ़िक्र में मिलता है जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना की जमात जमीयत उलमा इस्लाम की जड़ें तो 1 सदी पुरानी हैं, लेकिन असल कहानी इस तहरीक के अंदर होने वाली एक तारीख़ी नज़रियाती तक़सीम से शुरू होती है। और ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान खुद को सियासी तौर पर ज़्यादा अमली यानी मदनी मकतबा फ़िक्र से जोड़ते हैं। ये वो सोच है जो सख्त नज़रियात पर स्ट्रेटेजिक मफादात को तरजीह देती है, और यही लचक उन्हें किसी के भी साथ डील करने की सलाहियत देती है। अच्छा, तो ये तो हुई उनके नज़रिए की बात जो उन्हें सियासी लचक देती है, लेकिन उनकी असल ठोस ताकत कहाँ से आती है? वो क्या चीज़ है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है? इस बात को भूल जाएं कि वो कितनी नशिस्तें जीतते हैं। उनका असल असर व रसूख 2 जगहों से आता है। एक तो पाकिस्तान के अहम जोग्राफियाई इलाके और दूसरा दीनी मदारिस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। यही वो 2 स्तून हैं जो उन्हें एक बहुत बड़ी आबादी पर कंट्रोल देते हैं, और इसी वजह से वो रियासती इदारों के लिए एक इंतहाई अहम, भले गैर सरकारी ही सही, पार्टनर बन जाते हैं। और इससे उनके असर व रसूख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 20,000 से ज़्यादा मदारिस का नेटवर्क, यानी वो एक बहुत बड़ी, मुनज़्ज़म और वफ़ादार अफरादी क़ुव्वत को जब चाहें मुतहर्रिक कर सकते हैं, जिससे ना तो सियासतदान नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही फ़ौज। अब असल दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी इस ताकत को सियासी सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, उनकी सियासत को समझने के लिए मौलवी और मौलाना का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। वो एक रिवायती सख्त गिर मौलवी की तरह नहीं, बल्कि एक शातिर और ज़हीन मौलाना के तौर पर काम करते हैं, जो ताकत के खेल को खूब समझते हैं। और यही उनकी कामयाबी का राज है। और उसकी सबसे बड़ी और शायद सबसे मुतनाज़िया मिसाल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनकी डील थी। मुशर्रफ एक फ़ौजी हुक्मरान थे जिन्हें अपनी हुकूमत को कानूनी जवाज़ फराहम करने की अशद ज़रूरत थी। मौलाना ने मुशर्रफ की हुकूमत को कानूनी हैसियत देने के लिए वोट तो फराहम कर दिए, लेकिन बदले में किया गया वादा कभी पूरा नहीं हुआ। इस वाक़ये से ये साफ ज़ाहिर होता है कि वो आला तरीन सतह पर भी सौदेबाजी से नहीं हिचकिचाते। लेकिन इस मुतलक ताकत का एक तारीख पहलू भी है। मौलाना पर ये इल्ज़ामात लगते हैं कि उन्होंने अपनी जमात को एक ज़ाती जागीर में बदल दिया है। और ये इल्ज़ामात बाहर से नहीं, बल्कि खुद इनकी अपनी पार्टी के अंदर से नाकदीन लगाते हैं। उनका कहना है कि मौलाना ने पार्टी में दाखिली जमहूरियत को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म कर दिया है, ताकि अपने और अपने ख़ानदान के कंट्रोल को यकीनी बना सकें। कुछ ज़राए तो उनकी मदरसा कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात का मवाजना अल्ताफ़ हुसैन के महाजिर कम्युनिटी से ताल्लुक़ से करते हैं, यानी एक ऐसे गेट कीपर का किरदार जो वफ़ादारी पर नवाजता है और इख्तिलाफ़ राय को बेरहमी से कुचल देता है। और ये कौल उनकी ज़हनियत को बिल्कुल वाज़े कर देता है। बाहर से कोई तनकीद करे तो वो सियासत है, लेकिन अगर कोई साथी आलिम उनके इख्तियार को चैलेंज करे तो उसे ज़ाती गद्दारी समझा जाता है। और अब हम आते हैं मौजूदा सूरत हाल पर, जहां 40 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि सियासत का ये अजीम खिलाड़ी खुद अपने ही बने हुए जाल में फंस गया है।
اس وقت وہ ایک 3 طرفہ سیاسی جنگ میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک طرف عمران خان کی عوامی مقبولیت ہے، دوسری طرف ان کے روایتی تہادی یعنی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو چکی ہے، اور تیسری طرف خود ان کے اپنے مدارس کے نیٹ ورک میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا ہر ممکنہ اقدام انہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ ان کی مشہور زمانہ عملیت پسندی بھی ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو بھی اتحاد بنائیں گے اس کی قیمت انہیں اپنے باقی ماندہ سیاسی سرمایے سے چکانی پڑے گی۔ تو ان کے پاس اب صرف چند مشکل راستے بچے ہیں۔ ہر راستے میں بہت بڑا سیاسی خطرہ ہے، اور ہر راستہ اس سلطنت کو بکھیر سکتا ہے جسے بنانے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ تو آخری سوال یہی ہے، کیا سیاسی بساط اتنی بدل چکی ہے کہ سب سے تجربہ کار کھلاڑی کے پاس بھی کوئی چال باقی نہیں بچی، یا پھر یہ سب ان کے اگلے سب سے شاندار داؤ کی تیاری ہے؟